नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका का उपयोग हम अपनी कक्षाओं में कैसे करेंगे। साथियों, साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका के उपयोग को समझने से पहले हमें इसके बारे में जानना होगा कि आखिर ये क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निपुण भारत अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से और कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण करने के उद्देश्य से एक 22 साप्ताहिक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस 22 साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत पहले सप्ताह की जो भी कार्य योजना है वो आपके सामने संदर्शिका के रूप में प्रस्तुत की गई है। साथियों, साप्ताहिक शिक्षण संदर्शिका के सफल कार्यान्वयन के लिए मैं समझता हूं कि 4 पॉइंट बेहद ज़रूरी है जिन पर हमें काम करना होगा, हमें ध्यान देना होगा। इनमें से जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि हमारे विद्यालय का स्टाफ पूरी टीम भावना के साथ दृढ़ संकल्पित होकर के और सकारात्मक सोच के साथ और चरणबद्ध तरीके से काम को करे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए। साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है अभिभावक को विश्वास में लेना। साथियों, हमें जनसंपर्क के माध्यम से या पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से या एसएमसी मीटिंग के माध्यम से किसी भी माध्यम से अपने स्कूल में पढ़ने वाले एक एक बच्चे के अभिभावक को विश्वास में लेना होगा कि यदि उनका बच्चा हमारे स्कूल में आता है तो बहुत कुछ सीख के जाएगा। तो निश्चित रूप से साथियों, हमारा शिक्षण कार्य जो है बहुत आसान हो जाएगा यदि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का हमें सपोर्ट मिलने लगेगा। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साप्ताहिक शिक्षण संदर्शिका का अपने कक्ष में कैसे उपयोग करें। और चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि बच्चों का सतत आकलन हम कैसे करते जाएं। ये चीज़ें साथियों, ये चारों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब जिस उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को बनाया है उस पर चर्चा करेंगे कि साप्ताहिक शिक्षण संदर्शिका का उपयोग हम कक्षा में कैसे करेंगे। साथियों, ये आप कक्षा 3 का टाइम टेबल देख रहे होंगे और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये टाइम टेबल 3 कालांशों में डिवाइड किया गया है। आप गौर से देखेंगे तो भाषा के 3 कालांश और गणित के 3 कालांश इसमें दिए गए हैं। ये टाइम टेबल इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि हम साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका का उपयोग अपने कक्ष में कैसे करेंगे। तो साथियों, आइए अब हम जानते हैं इसके बारे में। साथियों, साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका में सप्ताह को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसमें से पहले हिस्से में शुरू के 4 दिनों को रखा गया है जिसमें हमें अनुदेशनात्मक कार्य करने होंगे। दूसरे हिस्से में 5वें और 6ठे दिन को रखा गया है जिसमें हमें समेकन गतिविधियां करानी होंगी, हमें आकलन करना होगा, हमें रिमीडियल कराना होगा और हमें जो है पुनरावृत्ति के प्रश्न कराने होंगे। साथियों, और तीसरे हिस्से में हमने अंतिम दिन को रखा है जिसमें हम बच्चों के साथ गृह कार्य के लिए जाएंगे। साथियों, अब हम देखेंगे कि सप्ताह के जो शुरू के 4 दिन थे जिसमें हमें अनुदेशनात्मक कार्य करने थे उसके तहत हमें कक्षा में क्या क्या करना होगा। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा अनुदेशनात्मक कार्यों के अंतर्गत आपने गौर किया होगा कि जो समय सारणी आपने देखी थी उस समय सारणी में भाषा और गणित को 3 कालांश दिए गए थे। तो साथियों, हमें भी अब भाषा और गणित के 3 कालांशों पर हमें काम करना होगा। 3 कालांश हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि तीनों कालांश 40-40 मिनट के हैं। तो जो पहला कालांश होगा वो हमारे मौखिक भाषा विकास का होगा, दूसरा कालांश ध्वनि की पहचान यानी डिकोडिंग का होगा और तीसरा जो है कालांश हमारे पठन का होगा। साथियों, ये जो 40-40 मिनट के हमारे कालांश हैं इनको भी हम अपने हिसाब से बांट सकते हैं कि पहला कालांश जो 40 मिनट का है उसमें से
शुरू के 5 से 7 मिनट हम जो है मौखिक कविता कहानी के माध्यम से एक खुशनुमा वातावरण बनाने के लिए प्रयास करेंगे कि कक्षा का वातावरण इतना अच्छा हो जाए कि बच्चा पूरी तरह से सहज होकर के सीखने के लिए तत्पर हो जाए। फिर जो 15 मिनट का 20 मिनट का समय है उसमें हम मौखिक भाषा विकास के लिए बच्चों को आपस में बातचीत करने का मौका देंगे या हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे ताकि बच्चों में मौखिक भाषा का विकास हो और आखिरी में हम आकलन या मूल्यांकन कर लेंगे कि बच्चे को कितना आया, क्या सीखा। साथियों, इसी प्रकार हम गणित को भी 3 कालांशों में पढ़ाएंगे, जिनमें से पहला कालांश हमारा होगा संख्याओं की मात्रात्मक समझ से संबंधित, कि बच्चे को अगर 4 की अवधारणा समझनी है तो वो 4 चीज़ें मात्राएं में कितनी होंगी इसको समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरे कालांश में बच्चा संख्याओं के प्रतीकों से रूबरू होगा, यानी कि किस संख्या को किस प्रतीक के रूप में जो है हम लिखते हैं इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। और तीसरे कालांश में हम शून्य की अवधारणा पर बच्चे की समझ विकसित करेंगे। तो ये जो अनुदेशनात्मक कार्य हैं तो ये 1 दिन का कार्य है साथियों। इसी प्रकार हमें इसे 4 दिन में डिवाइड करना है। चारों दिन हमें इस तरीके के अनुदेशनात्मक कार्य करने हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये बेहद आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि ये जो संदर्शिका हमें परियोजना द्वारा मिल रही हैं इनमें बहुत इंटरेस्टिंग गतिविधियाँ दी हैं। बहुत सहज तरीके से शिक्षण कार्य हम कैसे करेंगे उसके लिए पूरी तरह से बताया गया है। साथियों, इसमें बिल्कुल भी हम लोगों को तनाव नहीं लेना है। हमें तो बहुत आसानी हो गई है ये कहने में भी, और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अब पढ़ाना कितना आसान है कि बच्चा हमारा एक बार विद्यालय तक आ जाए, इसके बाद फिर हम जो संदर्शिका में दिया है बस उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते जाएं। यकीन मानिए अगर इस संदर्शिका के हिसाब से हमने काम करना शुरू कर दिया तो हम बहुत जल्दी निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करा पाएंगे अपने बच्चों को, और हमारे सभी बच्चे लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करेंगे बल्कि उससे बहुत ऊपर चले जाएंगे। साथियों, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि टीम भावना के रूप में काम करनी होगी हम सभी साथियों को। मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा कि कभी किसी विद्यालय में 2 टीचरों का स्टाफ है या 3 टीचरों का स्टाफ है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे 2-3 टीचर इसे मैनेज करेंगे। तो साथियों, इसमें हम जो है अपने कक्षा 4-5 के कुछ ऐसे बच्चों को शामिल कर सकते हैं अपनी टीम में जो हमारा सहयोग कर सकते हैं। साथियों, आप खुद सोचिए, कक्षा 1 के बच्चे कक्षा 2 के बच्चे को जोड़ गुणा और हिंदी पढ़ना सिखाने के लिए हमारे कक्षा 4-5 के जो मेधावी बच्चे हैं वो हमारा सहयोग कर सकते हैं। उनको एक टीम बना करके, जैसे मान लीजिए मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारी बाल संसद है, बाल संसद हमारा इसमें बहुत बड़ा सहयोग कर सकती है। किसी भी विद्यालय के जो बाल संसद हैं वो उनमें जितने भी बच्चे हैं वो उस विद्यालय के सबसे अच्छे बच्चे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है आप बाल संसद के बच्चों को अपनी टीम में शामिल करिए। 1 घंटा अगर 6 बच्चे भी हैं बाल संसद में या हमारे कक्षा 4-5 के 10 बच्चे भी बहुत अच्छे हैं जो हमारा सहयोग करा सकते हैं निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त कराने में, तो हम एक बच्चे के पास 3-3 बच्चों का ग्रुप बना करके एक ऐसी गतिविधियां कराएं और उसमें खुद पार्टिसिपेट हो जाएं, तो हमारी जो टीम है साथियों वो बड़ी हो जाएगी। जो बच्चा निपुण लक्ष्य को प्राप्त करता जाएगा वो उसे हम अपनी टीम का हिस्सा बनाते जाएंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि जो प्रार्थना असेंबली होती है हमारी, उस प्रार्थना असेंबली में जो बच्चे निपुण भारत अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें सम्मानित करना ना भूलें। जब एक बार बच्चों को आप सम्मानित करेंगे और उन्हें लगेगा कि हाँ हमें भी जल्दी से जल्दी ये चीज़ें सीखनी है, तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि पिछले 3-4 सालों में इतने अच्छे से काम हो रहा है कि मज़ा आ जाएगा। साथियों, ये बेहद आसान होने वाला है। बस आप एक अच्छे मन के साथ और समर्पण के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ जो है काम को करेंगे। मुझे पूरा यकीन है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।